आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने करंट अफेयर्स के इस सेशन में। और आपके करंट अफेयर्स के सेशन के अंतर्गत जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको बता दें कि सबसे पहले हम करंट अफेयर्स देखते हैं, डेली का करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स देखने के बाद फिर हम जीएस खंड को देखते हैं और जीएस खंड को देखने के बाद फिर हम जीके खंड की चर्चा करते हैं। ये तीन चीज़ें समग्रता से आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलती हैं और डेली बेसिस का ये प्रोग्राम होता है। हालांकि दीपावली के बाद से ये अनियमित था, लेकिन अब नया सेटअप हो गया है तो अब फिर से ये प्रोग्राम आपका प्रारंभ हो गया है। आप सबके डाउट सेशन को लेकर के भी मैं काम कर रहा हूँ और प्रयास रहेगा कि रविवार या सोमवार जब भी आप चाहेंगे एक दिन आपका डाउट सेशन होगा। और ये डाउट सेशन जो है अब रात्रि में ना हो करके दिन में होगा, जिससे सभी लोग आसानी से उपलब्ध रहें, सभी लोग इसमें जुड़ जाएं। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला आज का जो टॉपिक है, एक प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप का नाम है रेक जेन्स। ठीक है, ये एक प्रायद्वीप है। ठीक है, रेक जेन्स एक प्रायद्वीप है, इसको ऐसे भी लिखते हैं रे जेन्स, रेक जेन्स। ठीक है, ये एक जो प्रायद्वीप है ये चर्चा में क्यों था? रेक जेन्स नामक ये प्रायद्वीप चर्चा में क्यों था? ये प्रायद्वीप, सबसे पहली बात किया है, क्या है? प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूमि का ऐसा खंड जो तीन तरफ से, याद रखिएगा, तीन तरफ से किससे घिरा हो? जल निकायों से घिरा हो, जिसके तीन तरफ जल निकाय आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे भूमि के खंड को आप प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे जब आप भारत की बात करते हो तो दक्षिण भारत की जब आप बात करते हो तो आप देखते हो कि एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ हिंद महासागर। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण के भाग को दक्षिणी प्रायद्वीप भी बोला जाता है। जैसे तमिलनाडु, केरल, ये सब जो राज्य हैं इनको क्या बोला जाता है कि ये प्रायद्वीप भाग का हिस्सा है। तो प्रायद्वीप सबसे पहले आपने समझ लिया कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इस चीज़ के लिए, आइसलैंड जो देश है वो चर्चा में है। और आपको बता दें ये द्वीप, ये प्रायद्वीप है कहाँ से? ये संबंधित है आइसलैंड से। आप जानते हैं आइसलैंड एक देश है, आइसलैंड से ये संबंधित है। और ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4000 से ज़्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके कारण इस प्रायद्वीप में आपातकाल घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? आपातकाल घोषित कर दिया गया। क्यों? 4000 से ज़्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हुए और इसी के कारण यहाँ पे आपातकाल लगा दिया गया और इसी के कारण ये जो प्रायद्वीप है ये चर्चा में आ गया है। अब एक चीज़ और रख लीजिए, याद रख लीजिए, जैसे हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की, आइसलैंड लगातार चर्चा में रहता है, चाहे वो अपने विभिन्न जो इंडेक्स हैं उनमें टॉप पोजीशन हासिल करने के कारण या किसी अन्य कारणों से। लेकिन यहाँ पे हम बात कर लें कि आइसलैंड अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसको बोलते थे ग्लोबल, ये भी याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, यहाँ पे भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति याद रखिएगा 127वीं है। भारत 127वें पायदान पे है और कुल मिलाकर इसमें 146 देशों की रैंकिंग की गई है। मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है, कुल मिलाकर यहाँ पर 146 देशों की रैंकिंग की गई है। इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड, याद रखिएगा, टॉप पर है। आइसलैंड टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और इंडेक्स आया था जिसको बोलते थे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, याद रखिएगा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी याद रखना है कि आइसलैंड का जो स्थान था वो था सेकेंड स्थान पे कौन था? आइसलैंड सेकेंड स्थान पे था। प्रथम स्थान पे कौन था? तो प्रथम स्थान पे था नीदरलैंड। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो नीदरलैंड, दूसरे स्थान पे कौन रहा, तो आइसलैंड। अब यदि हम बात करें भारत की रैंकिंग की तो भारत का स्थान इसमें रहा 45वां। 45वां स्थान रहा कितने देशों में? 47 देशों में।
47 देशों में इसका स्थान क्या रहा, 45वां, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी याद रखिए कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, इसको जारी किसने किया, CFA और मर्सर नामक एक संस्था है, ठीक है, दो ये संस्थाएं हैं CFA और मर्सर, इनके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपने आइसलैंड के संदर्भ में देखी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक डैशबोर्ड की, और इसका नाम है आईना, AAINA। ये जो डैशबोर्ड है, आईना नामक ये जो डैशबोर्ड है, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, याद रखिएगा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्होंने एक वेबसाइट जारी की है जिसका नाम है aina.gov.in, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें विशेष रूप से जो वेबसाइट है या जो पोर्टल है, ये भारत के जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, ये अपना डेटा जो है इसी पोर्टल पर रखेंगे। तो अर्बन लोकल बॉडीज का डेटा एक पोर्टल पर सुरक्षित करने के लिए आईना नामक डैशबोर्ड बनाया गया है। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है मंत्री, हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक इसमें क्या है, इसी से लिंक करके हम देख सकते हैं। एक खेल हुआ है और एक बहुत महत्वपूर्ण खेल है, क्या नाम है इसका, वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम, वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम 2023, वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम 2023, याद रखिएगा। ये हुआ कहाँ पे, वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम हुआ कहाँ पे, ये हुआ कार्टेजेना में। कहाँ पे हुआ, कार्टेजेना नामक एक स्थान है, और कार्टेजेना नामक जो ये स्थान है, ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका के एक देश कोलंबिया में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, कार्टेजेना कोलंबिया में इसका आयोजन देखने को मिला, ठीक है। अब बात आती है ये चर्चा में क्यों है, ये खेल चर्चा में भारत के संदर्भ में इसलिए है क्योंकि एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और इनका नाम है संजीव मलिक। क्या नाम है, संजीव मलिक। तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट कर्नल जो संजीव मलिक हैं, इनकी चर्चा हो रही है क्योंकि इन्होंने इस खेल में 5 गोल्ड जीता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने इस खेल में 5 गोल्ड जीता है, इसलिए यह खेल भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसमें केवल और केवल जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, उन्होंने ही भाग लिया, मतलब मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने ही इसमें भाग लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम कोलंबिया की बात कर रहे हैं, इनकी राजधानी है बोगोटा, ठीक है, बोगोटा यहाँ की राजधानी है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में बोगोटा डिक्लेरेशन भी अपनाया गया था, आप सबको पता होगा बोगोटा डिक्लेरेशन भी अपनाया गया था। और ये जो बोगोटा डिक्लेरेशन था, इसमें 11 देशों ने साइन किया। क्या भारत भी इसमें शामिल है, जी हाँ, भारत भी इसमें शामिल है। अब बात आती है कि बोगोटा डिक्लेरेशन है क्या, तो आपको बता दें जो नदीय डॉल्फिन हैं, ठीक है, जो नदीय डॉल्फिन हैं, इन नदीय डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए ये बोगोटा डिक्लेरेशन अपनाया गया है, ये मैंने पिछले दिन आपको बताया था। जब हम डॉल्फिन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है जब डॉल्फिन की बात आती है तो डॉल्फिन को लेकर के जो सेंचुरी है या डॉल्फिन को लेकर के जो रिसर्च केंद्र है वो कहाँ कहाँ है, एक बिहार में है पहला, और दूसरा बन रहा है यूपी में। आप में से बताना है, कोई भी यह जवाब दे कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे, किस जिले में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है, ये आपको बताना है, आपका होमवर्क है।
पिछले दिनों मैंने इसकी चर्चा किया था, पिछले सेशन में ये प्रश्न आपको कराया गया है। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करके हमें सबमिट करोगे कहाँ पे? पहली बात तो पहला सबमिट करना है कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप। दूसरा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं आता है आप बताना, नेक्स्ट डे हम उसकी चर्चा करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, हम खेलों की बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा 37वां जो नेशनल गेम था या राष्ट्रीय खेल था, 37वां जो नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेल था, इसकी जब हम बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था गोवा में, ठीक है। और इसका विनर कौन था या जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते? तो टॉप पे था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मैस्कॉट क्या था? इस गेम का मैस्कॉट की यदि हम बात करें, इस गेम का मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था मोगा, ठीक है। इसके साथ साथ यदि बात करूं कि 38वां गेम कहाँ होगा, तो 38वां गेम होगा उत्तराखंड में, ठीक है। 38वां गेम कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। इसके साथ साथ आपको बताना है बेस्ट प्लेयर मैन, बेस्ट प्लेयर मैन कौन था? तो बेस्ट प्लेयर मैन इसमें थे श्री हरि नटराज। कौन थे? श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज जो है ये बेस्ट प्लेयर थे पुरुषों में। कहाँ से संबंधित हैं? केरल से हैं। क्या हैं? तैराक हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, श्री हरि नटराज केरल के हैं, तैराक हैं और 37वें राष्ट्रीय गेम में ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे। इन्होंने कुल 10 मेडल जीते थे, जिनमें से 8 गोल्ड थे, ठीक है। अब बात आती है कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन थी? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की जब बात करते हैं तो 2 नाम आता है। पहला नाम क्या है? पहला नाम है संयुक्ता काले। क्या नाम है? संयुक्ता, नोट कर लीजिएगा, संयुक्ता काले। और जब संयुक्ता काले की हम बात करते हैं तो याद रखिए ये क्या हैं? ये एथलीट हैं। क्या हैं ये? एथलीट हैं और इन्होंने 5 गोल्ड जीता था, ठीक है। दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है परिणीति नायक। क्या है? परिणीति नायक। और परिणीति नायक की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जिम्नास्ट हैं। क्या हैं? जिम्नास्ट हैं और इन्होंने भी 5 गोल्ड जीता था। ये जिम्नास्ट हैं और इन्होंने भी 5 गोल्ड जीता था। तो महिलाओं में 2 खिलाड़ी हैं जो शीर्ष पे रही हैं, संयुक्ता काले और परिणीति नायक। परिणीति नायक एक जिम्नास्ट हैं और संयुक्ता काले एथलीट हैं। इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स का नाम है इंक्लूसिवनेस इंडेक्स 2023। इंक्लूसिवनेस इंडेक्स 2023। इंक्लूसिवनेस इंडेक्स 2023 की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है इसमें 117वीं। भारत 117वें स्थान पे था। कितने देशों में? 129 देशों में। तो याद रखिएगा बहुत खराब रैंकिंग है। आगे बढ़ते हैं तो प्रथम स्थान पे कौन रहा? प्रथम स्थान पे रहा एनजेड मतलब न्यूजीलैंड। द्वितीय स्थान पे कौन रहा? तो द्वितीय स्थान पे रहा पुर्तगाल, ठीक है। और 129 देश थे तो लास्ट पे कौन था? लास्ट पे था ईरान, ठीक है। समावेशी जो सूचकांक आया इसमें अंतिम पायदान पे था ईरान। ईरान की जब हम बात करते हैं तो ईरान लगातार चर्चा में था। क्यों? ईरान की एक महिला जिनका नाम है महसा अमीनी, महसा अमीनी। और महसा अमीनी की जब बात करते हैं इनको मिला था क्या? सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार मिला किसको? महसा अमीनी को। और सखारोव पुरस्कार दिया किसके जाता है? यूरोपियन संसद द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला आता है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो इनको मिला नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी को। और इन्हीं को मिला था मदर टेरेसा पुरस्कार। मदर टेरेसा पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है। तो नरगिस मोहम्मदी भी ईरान से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार और मदर टेरेसा पुरस्कार मिला है। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसी वर्ष इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तो हो गया आपका एक टॉपिक।
अब आगे बढ़ते हैं इसी में। और सबसे पहले नवंबर माह की समाप्ति पर हम हैं, तो नवंबर माह में एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया जिसका नाम है 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या मनाया गया? चिल्ड्रंस डे। ठीक है, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया गया 14 नवंबर को। ठीक है, या इसी को कह लीजिए बाल दिवस के रूप में मनाया गया। बाल दिवस के रूप में ये मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार ये कब मनाया गया? तो पहली बार ये मनाया गया वर्ष 1954 में। कब मनाया गया? वर्ष 1954 में। और इसी दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है। चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैश्विक स्तर पर बाल दिवस कब मनाया जाता है या विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखो 14 नवंबर सबको याद है, तो जरूरी है कि यही पूछा जाए? नहीं। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व बाल दिवस मनाया जाता है कब? 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिली जीन किंग कप। क्या है? बिली जीन किंग कप 2023। बिली जीन किंग कप 2023 की हम बात कर रहे हैं। बिली जीन किंग कप की जब बात करते हैं, इसी को क्या बोला जाता था पहले? इसी को पहले बोला जाता था फेड कप या फेडरेशन कप। ठीक है, फेड कप या फेडरेशन कप के नाम से इसको जाना जाता था। अब इसका नाम हो गया है बिली जीन किंग कप। इसको जीता किसने? बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जीता कनाडा ने। और कनाडा इन दिनों चर्चा में है लगातार। कनाडा ने जीता और पहली बार इन्होंने जीता, इटली को इन्होंने हराया, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे हुआ? ये आयोजन हुआ स्पेन में। स्पेन का एक शहर है जिसको बोलते हैं सेविली, SEVILLE। ठीक है, सेविली। और ये जो सेविली शहर है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एयरबस एक कंपनी है जो विमान बनाती है, विमान निर्माता कंपनी है। और यहाँ पर ये अपने एक विमान को बनाती है जिसका नाम है C295। तो एयरबस अपने C295 जो विमान है उसको असेंबल करती है सेवली में। और C295 क्यों चर्चा में है? क्योंकि हमने इसको खरीदा है, हमने इसके स्क्वाड्रन को बनाने की तैयारी की है। और इसका जो हम पहला स्क्वाड्रन बना रहे हैं वो बना रहे हैं बड़ोदरा में। और पहला जो विमान आया कहाँ रखा गया? हिंडन एयरबेस पे रखा गया। और हिंडन एयरबेस है कहाँ पे? हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद में। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात करते हैं तो IITF 2023 की बात हो रही है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में 42वीं बार आयोजित किया गया। और कहाँ पे आयोजित किया जाता है हर बार? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? प्रगति मैदान में आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाता है। और आपको बता दें कि इस बार पार्टनर कौन कौन से थे? पार्टनर कौन कौन से थे? तो याद रखना, पार्टनर थे बिहार प्लस केरल। बिहार और केरल जो है इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में क्या हैं? पार्टनर हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए फोकस स्टेट कौन है? फोकस स्टेट कौन है? तो फोकस स्टेट में कई सारे हैं जो पूछे नहीं जाएंगे आपसे, जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे दिल्ली है, जैसे झारखंड है, महाराष्ट्र है, यूपी है। तो सिर्फ इतना याद रखो, पार्टनर स्टेट बिहार प्लस केरल। बाकी मेला समाप्त होगा तो बाकी जानकारी मैं इससे जुड़ी हुई जो अन्य जानकारियां हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये बात किसकी हो गई भैया? ये बात हो गई आज के करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के बाद फिर हम पहुंचते हैं कहाँ पे? हम पहुंचते हैं सामान्य ज्ञान पर। कहाँ पहुंचते हैं? सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु पर पहुंचते हैं। जीके के सेक्शन में हम आते हैं। जीके की सेक्शन में आज हम देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। किसको देखेंगे? भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा आज आपको देखने को मिलेगी। भारत के संवैधानिक विकास की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात आता है कि
संविधान क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आता है संविधान क्या है। तो जब संविधान की बात आती है कि भैया संविधान है क्या, संविधान है क्या, तो आप जानते हैं संविधान जो है नियमों अथवा कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। तो ये क्या है, विशेष रूप से नियमों और कानूनों का संग्रह। क्या है, नियमों व कानूनों का संग्रह है। और कैसे नियमों और कानूनों का संग्रह, जिसके आधार पर देश का शासन संचालित किया जाता है, जिनके आधार पर देश का जो शासन है वो संचालित किया जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं संविधान की, जब हम बात कर रहे हैं संवैधानिक विकास की, तो आपको पता होगा भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में देखा जाता है, जिनमें सबसे पहले जब हम भारत में संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो एक तरफ होता है कंपनी के शासनाधीन पारित नियम, कंपनी के शासनाधीन पारित नियम। ठीक है, कंपनी के शासनाधीन पारित नियमों में क्या क्या आता है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। चौथा चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। पांचवा चार्टर एक्ट 1833। अगला चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, क्या है ये, कंपनी के शासनाधीन पारित नियम। कंपनी के शासनाधीन पारित नियम के बाद एक साथ यहीं पे होते हैं क्राउन के द्वारा पारित नियम। आप जानते हैं 1857 के बाद क्राउन का शासन हो गया था। तो क्राउन के शासन के दौरान जो पारित नियम हैं उनकी यदि हम बात करें तो जैसे आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, 1858 के तहत भारत शासन अधिनियम। अगला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तीसरा क्या देखने को मिलता है, तीसरा देखने को मिलता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। चौथा क्या देखने को मिलता है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। पांचवा क्या देखने को मिलता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। छठवां क्या देखने को मिलता है आपको, 1935 का भी है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और सातवां आपको देखने को मिलता है क्या, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये कुछ आप कह सकते हैं कि जो अधिनियम है, जो निर्मित अधिनियम है वो आपको पता होना चाहिए। पहले कुछ कंपनी के शासनाधीन पारित नियम है, कुछ है क्राउन के शासनाधीन पारित नियम। अब इन्हीं में से एक एक करके हमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो आप जानते हैं सबसे पहले इस अधिनियम के द्वारा, जो प्रमुखता से याद करना है, इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे उनको
बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बोला गया? गवर्नर जनरल बोला गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बोल दिया गया? गवर्नर जनरल। पहला अपडेट इस अधिनियम में आपको देखने को मिलता है। दूसरा अधिनियम क्या देखने को मिलता है कि इस व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तीसरा यदि हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो चाहे हमें कुछ याद हो ना याद हो, लेकिन इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्या? पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। दूसरा, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। तीसरा, 1774 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल में या कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी इस अधिनियम के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत की गई। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं 1781 नहीं देखना, अभी पिट्स इंडिया एक्ट देखना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की जब बात करते हैं तो इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य, याद रखिएगा, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या बोला गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो याद रखिएगा कि पहली बार भारत में कंपनी द्वारा शासित प्रदेश को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। किसके द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसके साथ साथ इसमें क्या हुई? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्या हो गई भैया? द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। इसके द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। और जब द्वैध शासन की हम बात करते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई है कब तक बनी रही? 1858 तक विद्यमान रही। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव और क्या हुआ? कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों के देखरेख के लिए जो निदेशक मंडल, याद रखिएगा, निदेशक मंडल को अनुमति मिल गई और राजनैतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। तो यहाँ पे एक अपडेट और देखने को मिलता है कि कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निर्देशक मंडल और राजनैतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, अब बात आती है कुछ अन्य तथ्यों की जो हमें याद रखने की जरूरत है। जैसे भारत के प्रथम, जब हम बात करते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, कई बार तो यहीं से आपके प्रश्न बन जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की जब बात करते हैं, आप जानते हैं ये क्या थे? ये बंगाल के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे? बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। और जब बंगाल के गवर्नर थे, कब से कब तक थे? तो याद रखिएगा 1758 से 60 तक, और फिर 65 से लेकर 67 तक ये बंगाल के गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद फिर बात आता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स का नाम महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले जब हम वर्ष 1774 से लेकर के 85 की बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि बंगाल के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और यही वारेन हेस्टिंग्स की जब बात करते हैं तो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर ये थे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी
थे, ये आपने देखा, प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद अगला नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। किसका नाम आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब बात करते हो तो यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले कि भैया 1833 से 35 तक, 1833 से 35 की जब हम बात करते हैं तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये 1833 से 35 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1828 से 33 की जब बात करते हैं, ठीक है, तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रथम और अंतिम, ठीक है, गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है, अगला जो नाम आपको याद रखने की जरूरत है वो है लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का नाम क्यों याद रखना है? लॉर्ड कैनिंग की जब बात करते हैं तो 1856 से 58 की जब बात करते हैं तो कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और 1858 से 62 की जब हम बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि ये भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में इतना याद रखना है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय। भारत के अंतिम वायसराय। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला नाम आता है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालाचारी। इतनी जानकारी आज आपको होनी चाहिए। कल हम, जैसे हमने 1784 तक की चर्चा की है, 1784 के बाद 1813 के जो राजलेख है या 1813 का जो चार्टर एक्ट है, हम उसकी बात करेंगे। तो जीके के खंड में कल इसकी चर्चा होगी। जीएस के खंड में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीएस के खंड में ही आज हम इतिहास को ही देखने वाले हैं। और जीएस के खंड में जो इतिहास आज हम देखने जाने रहे हैं, आज हम इतिहास को देखेंगे मैसूर राज्य से। तो आज जीएस के खंड में हम देखने जा रहे हैं मैसूर राज्य के बारे में। मैसूर राज्य के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं, कब हुआ था, शासक कौन था? तो इस समय शासक थे हैदर अली। हैदर अली के शासन में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, उस समय गवर्नर बंगाल का कौन था? इनका नाम था लॉर्ड बेरलेस्ट। ठीक है, लॉर्ड बेरलेस्ट ये गवर्नर था। संधि कौन सी हुई? मद्रास की संधि हुई। ठीक है, मद्रास संधि आपको देखने को मिलता है। कब हुई थी मद्रास की संधि इस युद्ध में? 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। और यहाँ पे यह भी याद रखना है कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। याद रखिएगा, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से परास्त नहीं हुआ था। फिर हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय हुआ 1780 से 84 के बीच हुआ। और इस समय शासक कौन था? यहाँ भी शासक थे हैदर अली। ठीक है, हैदर अली ही शासक थे। ठीक है, यहाँ पे जनरल कौन था? तो यहाँ पे बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर था। और यहाँ पे जो संधि हुई वो हुई थी मंगलौर की संधि।
ठीक है। मंगलौर की संधि हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि ये कब हुई, 1784 ईस्वी में हुई, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहीं पे फिर यह भी पता होना चाहिए कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था। मतलब दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी, तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। और इस समय शासक कौन था, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी तो उनका बेटा टीपू सुल्तान जो है इस समय जो है वो शासक हुआ करता था। और इस समय जो गवर्नर था वो था कार्नवालिस। बंगाल का गवर्नर कौन था, कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। इसमें कौन सी संधि हुई थी, इसमें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और आपको बता दें कि यहाँ पे टीपू सुल्तान की जो स्थिति थी वो कमजोर थी। अगला चौथा और निर्णायक युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 ईस्वी में ये हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि टीपू सुल्तान, यहाँ भी शासक कौन था, टीपू सुल्तान। और लॉर्ड बेलेजली यहाँ पे गवर्नर था। और आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे मैसूर सहायक संधि हुई थी। क्या हुई थी, मैसूर सहायक संधि हुई थी। और इसका परिणाम क्या था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और पुनः मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हो गई थी। किस वंश की, वाडियार वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है। और वाडियार वंश के शासक थे ही अंग्रेजों ने कई प्रकार की संधियां की थी। तो आंग्ल मैसूर युद्ध ही आपको पता होना चाहिए भैया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर में मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि और चतुर्थ आंग्ल मैसूर में मैसूर सहायक संधि हुई थी। इतनी जानकारी बेसिक रूप से आपको पता होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं हैदर अली की, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है। हैदर अली की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है हैदर अली, ठीक है, देखने को मिलता है कि 18वीं सदी के दौरान यदि हम देखें तो भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ था। दक्षिण भारत में यदि हम बात करें तो हैदराबाद के बाद जो हैदर अली के अधीन आप कह सकते हैं जो प्रमुख राज्य था वो आपको देखने को मिलता था और उसका नाम था मैसूर। 18वीं सदी के शुरू में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नंजाराम। क्या नाम था, नंजाराम। और नंजाराम और देवराज, याद रखिएगा, देवराज, नंजाराम और देवराज, ये दो मंत्री थे जिन्होंने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ली थी। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो राजा थे, आपको देखने को मिलता है जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज, उनको अपनी कठपुतली बना लिया था। हैदर अली की जब बात करते हैं तो हैदर अली की बात आती है 1721 ईस्वी में, क्योंकि 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म एक सामान्य से परिवार में हुआ था। और इन्होंने क्या किया, मैसूर की सेना में, जो मैसूर की सेना थी वहाँ पे एक अधिकारी के रूप में, एक आप कह सकते हो अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया। अधिकारी के रूप में जब सेवा देना शुरू किया तो क्योंकि आप जानते हैं हैदर अली शिक्षित नहीं थे, लेकिन इनकी जो बुद्धि थी, जिसको आप बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि के थे ये, और प्रतिभा के ये धनी थे। ठीक है। हैदर अली एक प्रतिभाशाली सेना नायक के साथ साथ चालाक थे और आप कह सकते हो राजनीतिज्ञ थे। 1755 में आपको देखने को मिलता है कि हैदर अली ने डिंडीगुल, कहाँ पे, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था और इसमें उन्होंने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली थी। हैदर अली की जब बात करते हैं तो बात आती है 1761 की। 1761 में आपको देखने को मिलता है कि नंजाराम को सत्ता से अलग करके मैसूर राज का जो अधिकार था वो अपने कंट्रोल में इन्होंने कर लिया। और हैदर अली ने अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से जो मराठा सरदार थे, निजाम थे, वह अंग्रेजों की जो सेनाएं थी उनको कई बार पराजित भी किया था। अब बात आती है, जैसे हमने कहा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, जिसकी अभी हमने चर्चा किया, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं तो बात आती है 1767 से 69। इस समय हुआ कि अंग्रेजों की जो आक्रामक नीति थी उसके प्रतिशोध में जो हैदर अली थे उन्होंने संयुक्त सैनिक मोर्चा मराठा तथा निजाम बनाया। कौन सा बनाया, मराठा तथा
निजाम एक संयुक्त मोर्चा इन्होंने बनाया। इस मोर्चा ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पे आक्रमण किया इन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए और एक अपमानजनक संधि करने को बाध्य हुए, जिसको बोलते हैं मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि इन्होंने 4 अप्रैल 1700 कब किया इन्होंने 4 अप्रैल 1769 को इन्होंने मद्रास की संधि किया। ठीक है, अब इसके बाद फिर बात आती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जब आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है 1780 से 84 ईस्वी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो फ्रांसीसी बंदरगाह था उसका नाम था माहे। तो फ्रांसीसी बंदरगाह माहे से होकर हैदर का जो साजो सामान था वो कहाँ पहुँचता था, वो मैसूर पहुँचता था। हैदर का सारा साजो सामान माहे होकर के मैसूर पहुँचता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, माहे प्रांत को जीतने की कोशिश की। अंग्रेजों ने सबसे पहले ब्लॉक करना चाहा मैसूर की जो साजो सामान थे, तो माहे पर इन्होंने कब्जा करने को सोचा और हैदर अली ने इस चुनौती को स्वीकार किया। और इससे क्या हुआ कि निजाम, मराठा और हैदर अली, ठीक है, या मैसूर, ये त्रिगुट काम करने लगा। और इन्होंने जो त्रिगुट बनाया वो क्या हुआ कि 1780 ईस्वी में त्रिगुट ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पे जॉर्ज बेली थे, जॉर्ज बेली को हराकर अर्काट प्रदेश जीत लिया। किसको हराकर, जॉर्ज बेली को हराकर अर्काट प्रदेश था कर्नाटक में, उसको इन्होंने जीत लिया। अब आगे क्या हुआ कि आगे क्या देखने को मिलता है कि 1781 और 82 में, 1781 और 82 में सालबाई की संध होती है। यहाँ पे किसकी संधि होती है, सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया, क्योंकि सालबाई की संधि अंग्रेजों ने मराठों के साथ किया और उनको फिर हैदर अली से अलग कर दिया, मतलब इस त्रिगुट से मराठों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और हैदर अली को पोर्टो नोवा के स्थान पर युद्ध किया और हैदर अली इसमें पराजित हुआ। फिर इसके क्या हुआ, 7 दिसंबर 1782 जब हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान ने इस संघर्ष को जारी रखा, लेकिन दोनों पक्षों में कोई स्पष्ट विजय नहीं प्राप्त कर सका और अंततः जो है एक संधि हुई कब, 1784 में, जिसको मंगलौर की संधि के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, मंगलौर की संधि के नाम से जाना गया। ठीक है, अब मंगलौर की संधि हो गई। ठीक, अब इसके बाद फिर देखने को मिलता है टीपू सुल्तान का काल, क्योंकि हैदर अली की अब मृत्यु हो चुकी थी। अब जो समय काल है वो टीपू सुल्तान का देखने को मिलता है। ये था 1782 से लेकर 1799 का जो समय काल था। इसमें आपको देखने को मिलता है कि हैदर अली 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है, टीपू सुल्तान अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। ठीक है, और आप जानते हैं क्योंकि टीपू सुल्तान पढ़े लिखे थे, कई सारी भाषाओं के ये योग्य थे। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और इनकी जो दिलचस्पी थी वो फ्रांसीसी क्रांति में थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में इनकी काफ़ी दिलचस्पी थी और उन्होंने क्या किया था, श्रीरंगपट्टनम में एक वृक्ष लगवाया था जिसको बोला जाता था स्वतंत्रता का वृक्ष। स्वतंत्रता का वृक्ष इन्होंने कहाँ लगवाया था, श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। और ये जैकोबिन, जो एक आप कह सकते हैं क्लब था, जैकोबिन क्लब, उसके ये सदस्य भी थे, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान ने जागीर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया और अपनी राज्य की जो आय है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखने को मिला कि 1/3 हिस्सा, अब ये क्या कर दिए कि 1/3 हिस्सा जो था वो भू राजस्व के रूप में ये लेने लगे। टीपू सुल्तान का एक वाक्य था जो बोला जाता था, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई और 1790 से 1792 में ये आपको युद्ध देखने को मिलता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मराठों और निजामों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। अब जो मराठा और निजाम पहले इनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे संधि कर ली थी, तो ये त्रिगुट से अलग हो गए थे और ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और अंग्रेजों ने अब इनके साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ, मिडोज के नेतृत्व में
टीपू सुल्तान पराजित हुआ। फिर क्या हुआ कि जो कॉर्नवालिस थे, क्योंकि तत्कालीन गवर्नर जनरल थे 1792 में, एक गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, इन्होंने टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के किले को घेरकर एक संधि करने को विवश किया, जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं, जो कि 1792 में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक की बात। अब बात आती है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। ये हुआ था 1799 ईस्वी में, ठीक है। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। और यहाँ पे क्या हुआ कि इस समय टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की प्रयास किया। इसने नेपोलियन बोनापार्ट से भी जो है पत्र व्यवहार किया था। नेपोलियन बोनापार्ट से भी इन्होंने पत्र व्यवहार किया था, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सफलता नहीं मिली थी। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बेलेजली, आप जानते हैं बेलेजली का नाम सुना होगा, ठीक है, हैरिस का नाम सुना होगा, और स्टुअर्ट, ठीक है। बेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट, इनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने एक निर्णायक युद्ध लड़ा और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान संयुक्त जो अंग्रेजों की सेना थी उससे बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये होगी आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी, और आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है। आंग्ल मैसूर युद्ध पर ही चर्चा समाप्त होती है। आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कल हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में बात करेंगे, या ब्रिटिश का जो प्रशासनिक ढांचा है जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उस खंड की हम बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है ये पे समाप्त होता है। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कहीं पर कोई कमी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। एक फैक्ट जाते जाते देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट हैं, जैसे यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भैया बंगाल का प्रथम गवर्नर, क्या बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप बताओगे बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। नोट कर लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। दूसरा फैक्ट पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, ठीक है। अगला यदि पूछ लिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो बात आएगी वारेन हेस्टिंग्स। किसकी बात आएगी, वारेन हेस्टिंग्स। चौथा यदि आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, क्या पूछ लिया जाए, अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। कौन है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। पांचवा यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है। छठवां अगला भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिन, ठीक है। लॉर्ड कैनिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अगला यदि पूछ लिया जाए आपसे भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन भारत के प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिन के बाद अगला यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय। और क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं गवर्नर जनरल से, अगला बनता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन।
अगला पूछा जाता है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। अगला कौन सा है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये भी हैं सी राजगोपालचारी। तो इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।